आज हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी कंपलसरी पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में हमने अंश पूंजी में परिवर्तन की विधियां शुरू की थी, जिसमें हमने फर्स्ट विधि नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि का लेखा व्यवहार किस तरह से किया जाता है को पढ़ा था। अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड विधि है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समामेकन करना, यानी कंसोलिडेशन करना। पुराने जो शेयर कैपिटल है हमारी, उसका मूल्य क्या है, उसका अंकित मूल्य क्या है, उसको हम दो या दो से ज्यादा शेयर्स को कंबाइंड करके कंसोलिडेट करके अधिक मूल्य वाले शेयर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास में 10 रुपए मूल्य वाले शेयर्स हैं और अब कंपनी 10 रुपए वाले 10 शेयर्स को मिला करके नया 100 रुपए वाला एक शेयर बना देती है या कंसोलिडेशन कर देती है 10 शेयर्स का। तो ये जो है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समामेकन कहलाता है। इसका लेखा व्यवहार करने के लिए कंपनी जो पुरानी शेयर कैपिटल है, जो पुराने अंकित मूल्य वाले शेयर्स हैं, उनको डेबिट करेगी और उससे वो कैपिटल हमारी समाप्त हो जाएगी। और जो नए मूल्य के शेयर्स हम जारी कर रहे हैं, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया, तो उसमें 100 रुपए वाले मूल्य में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस नई शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से एंट्री जो हमारी होगी, ओल्ड जो वैल्यू है शेयर की, उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करके डेबिट कर देंगे। इसमें ब्रैकेट में आपको ये ओल्ड वैल्यू लिखनी जरूरी है। जैसे कि जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो उसमें ₹10 आप ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे नई वाली ही, लेकिन उसमें भी आप ब्रैकेट में नई वैल्यू लिखेंगे ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा और क्रेडिट भी कैपिटल अकाउंट ही होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेबिट जो हम कर रहे हैं वो पुरानी वाली अंकित मूल्य वाली शेयर कैपिटल है और जो क्रेडिट हम कर रहे हैं वो नए अंकित मूल्य वाली शेयर कैपिटल है। इसके बाद में थर्ड मेथड है अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। एक तरीका अंशों में अंश पूंजी में परिवर्तन का ये भी है कि कंपनी अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो पहले से शेयर्स की संख्या जो है वो समाप्त हो जाती है और पूरा शेयर कैपिटल जो है एक स्टॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। स्टॉक में यदि हमें परिवर्तन करना है तो पहली चीज तो ये है कि शेयर पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी कंपनी उसको स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। और अंशों को स्टॉक में बदलने पर कंपनी सदस्यों के पास स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है, न कि अंशों की संख्या होती है, क्योंकि संख्या समाप्त हो जाती है वो एक पूरे फुल स्टॉक में टोटल अमाउंट के रूप में। जैसे किसी के पास 100 रुपए वाले 50 शेयर्स हैं, तो जब हम स्टॉक में बदल देंगे तो स्टॉक में बदलने के बाद उस सदस्य के पास में 5,000 रुपए की स्टॉक कैपिटल कहलाएगी। तो अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने के लिए एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी स्टॉक। कैपिटल को डेबिट करके खत्म कर देंगे और क्योंकि अब वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गई है तो टू इक्विटी स्टॉक कर देंगे। तो अब कंपनी की पुस्तकों में स्टॉक का खाता दिखाया जाएगा। इसी तरह से इसके विपरीत भी किया जा सकता है। यदि पहले से हमारे पास में कैपिटल स्टॉक के रूप में है तो कंपनी उसको चाहे तो वापस से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसके लिए विपरीत प्रविष्टि हम करेंगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इससे स्टॉक खत्म हो जाएगा और कंपनी की पुस्तकों में इक्विटी शेयर कैपिटल वापस से आ जाएगी।
और शेयर्स की संख्या भी वापस से शो होगी। नेक्स्ट फोर्थ तरीका है वर्तमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन करना। तो जैसा ऊपर हमने समामेकन किया, उसका विपरीत जो है वो उपविभाजन कहलाता है। समामेकन में हमने कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में विभाजन किया था। यहाँ पे हमें उल्टा करना है कि अधिक मूल्य वाले अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन करना है। जैसे 100 रुपए वाला शेयर है, तो अब उसको 10 रुपए वाले छोटे छोटे 10 अंशों में विभाजित किया जा सकता है। इसका भी लेखा करने के लिए हमें उसी तरह से जो पुरानी अंकित मूल्य वाली कैपिटल है उसको हम डेबिट कर देंगे, उसमें लिख देंगे उसका अंकित मूल्य, और उससे वो पुरानी कैपिटल खत्म हो जाएगी, और जो नई जितने मूल्य के शेयर अब हम जारी कर रहे हैं उस शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री आप करेंगे। अब ये दोनों शेयर कैपिटल जो आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट में इसका अंकित मूल्य लिखना बहुत आवश्यक है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पुरानी कैपिटल चेंज जो हम कर रहे हैं, मेन चेंज जो है अंकित मूल्य में ही हो रहा है, फेस वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो वो यहाँ मेंशन करनी बहुत आवश्यक है। यदि उसके बिना आप एंट्री करेंगे तो वो एंट्री आपकी सही नहीं है, क्योंकि उससे कोई डिफरेंशिएशन पता ही नहीं चल पा रहा है। तो पीछे भी जो हमने एंट्री की और ये और आगे भी जो हम करेंगे, तो उसमें सभी जगह आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसका तरीका है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। कंपनी की एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, एक होती है इशूड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कंपनी ने इशू कर रखी हो। तो जितनी शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू नहीं कर रखी है वो कैपिटल क्या कहलाती है, अनइशूड या अनिर्गमित शेयर कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी यदि चाहे, उसको लगता है कि अब उसे और आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूंजी की, पहले से ही उसके पास पर्याप्त पूंजी एकत्रित हो गई है, तो कंपनी चाहे तो वो अनइशूड कैपिटल को रद्द कर सकती है और भविष्य में उसको नहीं मंगाया जाएगा, ऐसा निर्णय वो कर सकती है। तो वो अनिर्गमित अंशों को रद्द करना कहलाता है। इसके लिए यदि हम लेखा व्यवहार की बात करें, तो क्योंकि पुस्तकों में अनिर्गमित अंशों का पहले से कोई लेखा जोखा नहीं है, वो केवल हमने ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल का डिफरेंस है, वही अनिर्गमित अंश है। तो इसके लिए हमें अलग से कोई प्रविष्टि पुस्तकों में नहीं करनी है। इससे केवल चिट्ठे में जो हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं, केवल उसमें ही चेंज आएगा और वहीं पर ही हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और अंश पूंजी की मद में परिवर्तन करना पड़ेगा, और अंशों की संख्या में जो आवश्यक परिवर्तन हो जाएगा वो परिवर्तन हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो इस तरह से ये 5 विधियां हमने की। ये विधियां इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अंश पूंजी में परिवर्तन की विधियां थी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो दूसरी विधि आती है वो है अंश पूंजी में कटौती। ऊपर जो हमने विधियां की उसमें केवल कैपिटल में चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ अब जो दूसरी विधि है अंश पूंजी में कटौती, या जिसको हम कमी भी कह सकते हैं, इस विधि में हम जो भी परिवर्तन करेंगे अंश पूंजी में, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अंश पूंजी पहले की तुलना में कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो वो अंश पूंजी में कटौती कहलाती है। यदि कंपनी अंश पूंजी में कटौती करना चाहती है तो उसके लिए पहली चीज तो ये है कि पार्षद अंतर्नियम द्वारा अधिकृत हो, तभी वो अंश पूंजी में कटौती कर सकती है। दूसरा, इस तरह की कटौती करने के लिए उसको पहले विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, और प्रस्ताव पास होने के बाद में न्यायालय से भी उसको अनुमोदन करवाना होगा। न्यायालय से अनुमोदन करवाने के लिए कंपनी को अपने लेनदारों की सहमति भी बनानी होगी। न्यायालय तभी अनुमोदन देगा जब लेनदार सभी सहमत हैं। लेनदारों से पूछा जाएगा
प्रत्येक लेनदार को सुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा न्यायालय द्वारा। और यदि कोई लेनदार इसके विरोध में है तो न्यायालय ये कह सकता है कि लेनदारों को पहले पूरा भुगतान किया जाए, उसके पश्चात ही अंश पूंजी में कटौती की जाए। और यदि कंपनी सभी लेनदारों को सहमत कर लेती है तो लेनदारों की सहमति मिलने के बाद अंश पूंजी में कटौती की जा सकती है। तो लेनदारों, क्योंकि यदि अंश पूंजी में कटौती की जाती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव लेनदारों पर ही पड़ता है, इसलिए उनकी सहमति आवश्यक है। उसी के पश्चात ही जो न्यायाधिकरण है वो अनुमोदन करेगा। उसके पश्चात न्यायाधिकरण ये अनुमोदन कर देता है, स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो कई बार वो एक शर्त भी जोड़ सकता है कि कंपनी एक निश्चित अवधि से अपने नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड कटौती की गई, इस तरह से अपने नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड शब्द जोड़ेगा। इसकी वजह ये है ताकि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से लेन देन करता है तो उसको भी ये नॉलेज में रहे कि कंपनी की पूंजी में कटौती की गई है। और इन सब कार्रवाई के बाद रजिस्ट्रार को सारे कागजात, जो भी कार्रवाई है, रजिस्ट्रार के यहाँ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि है और एक विवरण जिसमें अंश पूंजी से संबंधित पूरा विवरण होगा वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इस तरह से उक्त विवरण की रजिस्ट्री कंपनी के द्वारा करवा ली जाएगी। ये सब कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही कंपनी अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद जब कंपनी अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी तो उसका पुस्तकों में लेखांकन कैसे किया जाएगा। अंश पूंजी में कटौती को कंपनी पुस्तकों में लेखांकन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कई रूपों में कंपनी कटौती कर सकती है। उसमें सबसे पहला तरीका या पहला तरीका जिससे कंपनी पूंजी में कमी कर सकती है वो ये है कि जब अंशों पर अदत्त रकम में कमी की गई हो या इस प्रकार के दायित्व को समाप्त किया गया हो। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी के जो अंशतः प्रदत्त अंश हैं वो अब पूर्ण प्रदत्त अंश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 100 रुपए वाले शेयर्स में विभाजित है, लेकिन उसमें अभी तक 80 रुपीज ही पेड अप हैं, यानी अभी तक कंपनी ने 80 रुपीज ही मांगे हैं और 20 रुपए अभी बाकी हैं, तो वो अंशतः प्रदत्त अंश कहलाएंगे। अब यदि कंपनी ये जो अदत्त रकम है 20 रुपए की, इसका दायित्व को समाप्त कर देती है कि भाई अब ये दायित्व नहीं है, ये आपसे नहीं मांगे जाएंगे, और जो 80 रुपीज मांग लिए गए हैं उन्हीं को ही पूर्ण प्रदत्त अंश मान लिया जाएगा। तो एक तरीका, तो इससे इस तरह से जो है 20 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पूरी कंपनी की पूरी अंश पूंजी में कमी हो जाती है। तो इस तरह का तरीका यदि कंपनी अपनाती है तो उसके लिए लेखा प्रविष्टि क्या की जाएगी, जो पुरानी शेयर कैपिटल है, जैसे जो हमने एग्जांपल लिया तो ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उससे जो पुरानी शेयर कैपिटल 100 रुपए अंकित मूल्य की थी, हालांकि पेड अप 80 रुपीज ही थे लेकिन अंकित मूल्य 100 रुपए था, तो 100 रुपए वाली जो शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करके हम समाप्त कर देंगे और क्रेडिट करेंगे ₹2.80 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो नई वाली शेयर कैपिटल है जो कि अब 80 रुपए पर हम उसको पूर्ण प्रदत्त मान रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे और इस तरह से ये एंट्री की जाएगी। तो इन सभी एंट्री में जो एक कॉमन फैक्टर है वो यही है कि जो कैपिटल पुराने वाली है जिसको अब कंपनी समाप्त करना चाह रही है या जितने मूल्य की समाप्त करना चाह रही है उसको आपको हमेशा डेबिट करना है, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट में दिखाई गई होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, तो उसको समाप्त करने के लिए हमें डेबिट करना होता है। और जो नई रूप में परिवर्तन करके जो कैपिटल हम पुस्तकों में ला रहे हैं उसको हम
क्रेडिट करेंगे। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है जो कि हर एंट्री पे ही लागू होता है। उसके बाद जो सेकंड तरीका है पूंजी में कटौती का, वो है कि कंपनी को लगता है कि आवश्यकता से ज्यादा पूंजी इकट्ठी हो गई है और जो जितनी पूंजी आवश्यकता से ज्यादा है उसको सदस्यों को वापस लौटा दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति में जबकि एक्सेस कैपिटल को कंपनी सदस्यों को वापस लौटा रही है, तो हम लेखा प्रविष्टि इस प्रकार से करेंगे। पुराने अंकित मूल्य वाली इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे पूरी अमाउंट से और क्रेडिट करेंगे नई शेयर कैपिटल जिस अंकित मूल्य की हम अब बना रहे हैं उसको, टू न्यू डिनोमिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। जितनी पूंजी हमें शेयर होल्डर्स को लौटानी है, जितना हिस्सा हमें लौटाना है, वो हम शेयर होल्डर्स के पर्सनल खाते में क्रेडिट कर देंगे। यानी इस तरह से इतने मूल्य से शेयर होल्डर हमारे लेनदार हो गए। उसके पश्चात जिस दिन हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, तो जितनी राशि उनको हमें लौटानी है, जितनी हम भुगतान कर रहे हैं, उस राशि से हम एंट्री कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक। शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं अमाउंट, उनको हम डेबिट कर देंगे और कैश में दे रहे हैं बैंक के थ्रू, तो टू बैंक। इस तरह से भुगतान की गई राशि से एंट्री कर दी जाए। इसके पश्चात पूंजी में कटौती की तीसरा तरीका, तीसरी विधि जो है वो खोई हुई पूंजी को रद्द किया जाना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे।